नमस्कार बच्चों। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ये हाफ ईयरली पेपर में आया हुआ है। बच्चों ने जो है डिस्कशन के लिए कहा था, तो इसमें हम क्या देखेंगे। जो हमें क्वेश्चन गिवन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ n द इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड 3n + 7 = 25। इसको जो है सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसके सिंपल जो तरीका है दैट इज, क्या हमको दिया गया है 3n + 7 = 25, राइट। या तो यहां पर ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करें और उसके बाद इसको प्रूफ करें, राइट। n की जगह 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें और उसके बाद उसको जो है, जैसे मान लो n की टेकिंग ऑन n = 1 या 0 जो भी हो, तो इसको हम क्या करेंगे, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, राइट। इसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो 3n की वैल्यू 1 रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1 + 7 = 25, राइट। तो यहाँ क्या आ रहा है, 3 × 1 = 3 और +7 = 25, ओके। दिस बिकम 10 = 25। तो क्या ये ट्रू है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। दिस मीन्स n = 1 इज नॉट is the solution of the ये कह सकते हैं n = 1 is not satisfied to the given equation, right। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, हम इससे थोड़ा बचेंगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस हम नहीं अप्लाई करेंगे, टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस हम करना नहीं, राइट। हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसमें जो एक एक पार्ट करके उसको राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे और वेरिएबल की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। क्या होगा, वेरिएबल पार्ट को अभी लेफ्ट साइड में रखेंगे, ओके। दिस इंप्लाइज दैट 3n = 25 राइट साइड में था, उसको उधर ही रखेंगे। 7 जो है यहाँ पर सेकंड टर्म है, तो इस टर्म को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। लेफ्ट में क्या था, प्लस का था, राइट साइड में भेजेंगे, अपोजिट साइन का हो जाएगा, ओके। दिस बिकम माइनस साइन। नाउ 3n = 25 - 7 become 18. Now n = 18, जो 3 यहाँ मल्टीपल में इसके साथ में था, इसको राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल वाला उधर जाता है, डिवीजन में जो है अरेंज होता है। इधर वाला हमने देखा था, प्लस वाला उधर गया, माइनस में अरेंज होगा, माइनस वाला जाएगा, प्लस में अरेंज होगा, डिवीजन मल्टीपल वाला जाएगा, डिवीजन में अरेंज होगा, और अगर डिवीजन में कोई वैल्यू लिखी होगी उसको उधर भेजेंगे राइट साइड में, तो मल्टीपल में अरेंज होगी, राइट। तो यहाँ पर 18/3 डिवीजन में अरेंज हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। क्या आएगा हमारे पास, n = 6/1 यानी 6 आंसर आएगा। therefore n = 6 is the value which satisfies the given equation 3n + 7 = 25, right। this is the answer। इसमें हमको बताया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द p इन इक्वेशन 3p/4/6। इसमें हमको फाइंड करना है, तो इक्वेशन को हम लिखेंगे, जब इस इक्वेशन को यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3p / 4 दैट = 6। दिस मीन्स हमने बताया था, अभी हमने इसमें डिस्कस किया था कि लेफ्ट साइड में जो वैल्यू डिवीजन में होगी वो राइट साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे तो कहां जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। दिस मीन्स ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू 3p ही रहेगा और डिनोमिनेटर में जो 4 है वो राइट साइड में जाएगा, 6 के मल्टीपल में अरेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिवीजन वाली वैल्यू हमेशा ट्रांसपोज होकर के मल्टीपल में ही जाती है, ओके। देन दिस बिकम 3p = 6 × 4 = 24, ओके। नाउ p की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो p के साथ में जो भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो मल्टीपल वाला जो वैल्यू जाता है वो कहां जाता है, अरेंज होता है, वो हमेशा डिवीजन में अरेंज होता है। तो डिवाइड बाय 3, और 3 से 24 को डिवाइड करेंगे, दिस बिकम 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। नाउ द वैल्यू ऑफ p बिकम p = 8, राइट। दिस इज द आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है उसी क्वेश्चन पेपर का। इसमें भी हमको जो है इस वेरिएबल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं जो पूरी वैल्यू लिखी है, सॉल्व करेंगे इसको। दिस इज 4 ब्रैकेट इन m + 3 = 18। हमें पता है कि 4 जो है कलेक्टिवली टोटली इस इक्वेशन के
मल्टीप्लीकेशन में है, इस लीनियर इक्वेशन का मल्टीपल में है, तो इसको हम सबसे पहले 4 को उधर राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। जब इस 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीपल में है, राइट साइड में जाएगा, डिवीजन में अरेंज होगा, तो और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, बाकी वैल्यू m+3 दैट इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाई, ये 4 मल्टीपल में है, राइट साइड में क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा डिवीजन में आ जाएगा, 18/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये अभी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, अगर हम चाहे तो 4 को और 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 9/2 आ जाएगा, राइट। देयरफॉर 9/2 भी लिख सकते हैं, बट अभी हम रहने देंगे, अगर ना लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर हमको दी गई है फाइनली हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, अगर करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, दिस बिकम, ये 9/2 आएगा। इसको हम अगेन इसको लिख देंगे m+3 इक्वल्स टू 9/2। ओके, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमें किसको फ्री कराना है, m, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको लानी है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, m को लेफ्ट साइड में ही रखेंगे और m के साथ में जो कुछ भी है उसको राइट साइड में, क्योंकि सिंगल मतलब m के साथ में एक ही वैल्यू इसमें टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास इसमें m के साथ लिखा हुआ है, इसी को हम ट्रांसपोज कर देंगे, और जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये अब किसके साथ अरेंज होगा, 9/2 राइट साइड में है, और ये प्लस का 3 था, इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा। ओके, देन m इक्वल्स टू क्या बनेगा, दोनों का देखो 9/2 है, इसके माइनस के बाद 3 है, तो 3 के अपान में डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर नहीं होता है तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, और इसके दूसरे 3 के अपान में कितना है 1 है, 3 और 1 का जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 1 से तो डिवाइड करने को कोई मतलब ही नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 1 ही रहेगा, इसका मतलब 2 जो होगा वही इसका एलसीएम बन जाएगा, राइट। यह सीधे तौर पे ही हम जानते हैं, इसको हम एलसीएम निकालने का तरीका होता है, 9 के अपान में 2 लिखा है, इसके अपान में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 मान लेंगे। अच्छा भाई 3 लिखा होता है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, इसका मतलब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जब 3 को डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर 3 का जो डिनोमिनेटर है वो क्या बनेगा 1। अब एलसीएम लेने की बात आएगी तो 2 और 1 का एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है, तो 2 और 1 का एलसीएम लिया जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, अदरवाइज इसका मल्टीपल कर दो, इसके अपन में अगर 1 लिख दें हम तो 2 और 1 का मल्टीपल कर दो, मल्टीपल करने पे क्या बनेगा 2। ओके, अब हम यही इसका एलसीएम बन गया, देखो। ओके, अब हम जानते हैं इसके पान में पहले 2 था, अभी भी 2 है, तो इसका डिनोमिनेटर यहाँ चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर को भी यहाँ चेंज नहीं करेंगे, 9 का 9 ही बना रखेंगे, माइनस लगा दो। इसके बाद में यहाँ देखते हैं 3 के पान में क्या था 1 था। ओके, अब यहाँ क्या हो गया 2 हो गया है, कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया है, राइट। तो जब ये डबल हो गया है 2 टाइम्स हो गया तो 3 को भी यहाँ डबल करके लिखेंगे, 2 टाइम्स करके लिखेंगे, और 3 को 2 टाइम्स करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके, दिस बिकम 9 - 6 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और अपान में 2 ही रहेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिस मीन्स m इक्वल्स टू आएगा हमारा कितना 3/2। दिस इज द आंसर। हमको ये इस वाले क्वेश्चन दिया गया है, 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये इन pairs will be equal if A is parallel to B। मान लेते हैं A ये लाइन है, ये B लाइन है, राइट, दोनों पैरेलल हैं बताया गया है, और इस केस में इन गिवन जो एक कंडीशंस है इसमें कौन सी जो है फॉलो हो रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल बी इक्वल इफ A पैरेलल टू B, इसमें कौन से इक्वल है, क्या 1 = 4 है, 1 = 4 है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो है लीनियर स्ट्रेट लाइन पर जो है वो सिचुएटेड है। अगर ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में देखें तो 1 और 4 एक ही लाइन पर जो है सिचुएटेड है, और ये किसी भी केस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बना है। अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते तो इक्वल हो जाते, बट ऐसा नहीं है, तो इक्वल नहीं हो गया, राइट। और फिर बाद में 1 = 5 लिखा हुआ है, या 1 = 5 लिखा, 1 = 5 क्यों होगा, 1 = 5। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो A पैरेलल टू B, ये बताया गया A इज पैरेलल टू B बताया गया, राइट। तो जब A पैरेलल टू B और देखो ट्रांसवर्सल के लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट करे, तो इनका एक सिंपल सा तरीका होता है, कौन से एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, ये बन जा रहे हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, देखो ये पैरेलल लाइंस के अपर साइड में है दोनों। अगर 1 और 5 की बात करें तो ये 1 और 5 एंगल जो है वो क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस के अपर साइड में, ओके। और ट्रांसवर्सल लाइन के
लेफ्ट साइड में है, दोनों की पोजीशन सेम है, अपर लेफ्ट, राइट, अपर लेफ्ट। ओके, देयरफॉर दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो इनको हम बोलते क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये इसमें कंडीशन फॉलो हो गई, दिस इज द ट्रू फॉल, दिस इज इक्वल। ओके, क्यों इक्वल है? Because angle 1 equals to angle 5, these are equal to each other because of the corresponding angles. Okay, these are the corresponding angles. तो अगला हम देखते हैं इस वाले में, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। 7 कहां पे? ये है, 8 यहाँ पे है, नहीं, ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों? हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन बी के लोअर साइड में जो है सिचुएटेड है। हाँ, इक्वल तब हो सकते थे जब ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती तो, लेकिन ऐसा नहीं है। 90 डिग्री का एंगल देखो किसी भी कंडीशन में नहीं बना हुआ मालूम हो रहा है, तो इसीलिए जो है ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे, इसलिए इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू नहीं। ओके, 4 और 3 में देखते हैं। 4 और 3 क्या? 4 और 3 ये भी देखो स्ट्रेट लाइन ए के लोअर साइड में सिचुएटेड है और लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर जब इक्वल तभी होते हैं जब वो दोनों 90 के होते हैं। देयरफॉर दिस इज आल्सो द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो हमारे पास केवल इक्वल सी वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सभी फॉल्स हैं। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 more than 7। ओके, तो let the number be x। ओके, अब इस पे कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड ए नंबर, तो उसको हमने x लेट कर लिया। दैट क्या है कंडीशन, 1/4 ऑफ द नंबर। ओके, नंबर क्या है? x, 1/4 यानी 1/4 ऑफ ए नंबर इज 3 more, ये जो है इज 3 more than 7, ये जो नंबर है 3 more है किससे? 7 से। ये जो कह रहा है, क्या कह रहा है, द नंबर इज 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 more, ये 3 ज्यादा है, मोर देन 7, किससे ज्यादा है? 7 से, यानी 3 more than 7 कर दो, तो इसका 1/4 आता है। 1/4 ऑफ द नंबर इज, 1/4 ऑफ द नंबर इज इक्वल, ओके, इज कर, इज इक्वल 3 more than 7, राइट, ये कह रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट वाला एक साथ कंपोजिशन अगर हो रहा होगा, कंबाइंड हो रहा होगा तो कंबाइंड कर लेंगे, लेफ्ट वाले में भी कोई अगर कंबाइंड होने वाली वैल्यू होगी तो कंबाइंड करके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 1 का मल्टीपल x से हो रहा है, 1 का x से होगा तो x ही रहेगा, और अपान में 4 है, 4 ही रहेगा, इक्वल्स टू 7 + 3 बिकम 10। ओके, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x ही रहेगा, इक्वल्स टू राइट साइड में 10 है, 10 ही रहेगा, लेफ्ट में जो वैल्यू डिनोमिनेटर में थी उसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो राइट साइड में जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी, और जब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो वो वैल्यू क्या निकलेगी, दैट विल बी इक्वल टू x इक्वल्स टू 10 4 जा 40। दिस इज द आंसर। ठीक है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल इफ एंगल ABC इक्वल्स टू 70 डिग्री देन फाइंड एंगल DEF। ये कहा गया है, पहला एंगल है ABC, दूसरा है DEF, राइट, और एक जगह पर वो जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट G पर कर रहे हैं। ये कहा गया है कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को जो है इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से इनका जो है फॉर्मेशन है, और इसमें हमको एक एंगल है ABC वो गिवन है, दूसरा एंगल हमको DEF ये फाइंड करना, राइट, इसको हमको फाइंड करना। ओके, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो इसमें सॉल्व करना है क्या है, AB इज पैरेलल टू
DE, क्योंकि इनकी आर्म्स पैरेलल हैं। ओके, द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, आर्म उनकी पैरेलल हैं, तो इसकी करस्पॉन्डिंग आर्म ये है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और ये अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिकॉज AB इज पैरेलल टू किसके है, DG के है, DG, ठीक है, DE भी कह सकते हो, ठीक है, AB पैरेलल टू DE पूरी साइड के पैरेलल है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, और इसको BG ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एंड BG या BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, देखिए ये दोनों पैरेलल है और ये जो है ट्रांसवर्सल है, तो इस केस में क्या होगा कि जो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, जो पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल लाइन अगर उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस केस में क्या होता है, देखो पैरेलल लाइंस के सेम साइड, पैरेलल लाइंस के राइट साइड में दोनों एंगल हैं, ओके, और ट्रांसवर्सल लाइन के अपर साइड में है, दोनों एंगल के फॉर्मेशन कहां पे है, कहां फॉर्म हुए हैं, वो पैरेलल लाइंस के राइट साइड में है और ट्रांसवर्सल के अपर साइड में है। तो इस केस में ये दोनों क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग होंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि उनकी पोजीशन जो है सेम होती है कि नहीं, तो पैरेलल लाइंस के उसमें फिगर्स में, तो वहां पर क्या होता है, पैरेलल लाइंस के देखो राइट में है फॉर्मेशन और ट्रांसवर्सल लाइन के अपर साइड में है दोनों की, ठीक है, तो दीज आर द करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, एंगल कौन सा, ABC इक्वल्स टू एंगल किसके, DGC के इक्वल, एंगल DGC के इक्वल होंगे। ओके, और क्यों होंगे इक्वल, और इनकी वैल्यू क्या होगी, दोनों किसके इक्वल है, जब ABC इक्वल्स टू DGC है, तो इसका मतलब ABC किसके इक्वल है, 70 के इक्वल है, तो इसलिए दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगी, ठीक है, क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, दीज आर द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर अगर ABC की वैल्यू हम लिखना चाहेंगे, सॉरी DGC, ABC तो दिया है क्या, DGC इक्वल्स टू क्या होगा, ABC के है, तो ये DGC किसका होगा, एंगल DGC इक्वल्स टू 70 डिग्री ही होगा। ओके, ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा क्या है, दूसरी वैल्यू हमको बतानी है DEF, हमें बतानी है DEF, इसकी वैल्यू बतानी है। अब यहां पर हम देखेंगे, इस केस में हमारे पास क्या है, सेकेंड इसमें कंडीशन क्या है, गिवन दैट, ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका है, गिवन दैट BC इज पैरेलल टू EF, ये साइड्स उसकी एंगल्स की साइड्स पैरेलल हैं, ये तो दिया ही गया है, गिवन दैट BC इज पैरेलल टू EF। ओके, BC जो है वो पैरेलल है EF के, और DE इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, एंड DE is a transversal ओके, DE इज द ट्रांसवर्सल। तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो उस केस में ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और पैरेलल लाइंस के सेम साइड में जो एंगल फॉर्म होता है, दोज आर द करेस्पॉन्डिंग एंगल। बस इतना सा हमको ध्यान देना है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में हैं और पैरेलल लाइंस के अपर साइड में हैं। ओके, दोनों देखो, ये वाला एंगल भी ट्रांसवर्सल के राइट, पैरेलल के अपर, ये वाला भी ट्रांसवर्सल के राइट है, पैरेलल के अपर साइड में है, तो दोनों जो है सेम पोजीशन में है। दिस मीन्स कि दे आर द करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो इसलिए ये दोनों इक्वल भी होंगे। और अभी हमने
डीजीसी 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 की वैल्यू क्या निकाली 70 डिग्री, राइट। तो इसलिए इसकी वैल्यू भी तो ये किसके इक्वल है, देयरफॉर एंगल DEF किसके इक्वल होगा, DGC के इक्वल होगा, ठीक है। DEF यानी ये वाला एंगल DGC के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ओके। DGC इक्वल्स टू एंगल DGC के इक्वल होगा, और ये दोनों इसकी वैल्यू क्या है 70 डिग्री। तो जब ये 70 है दिस मींस एंगल DEF क्या हो जाएगा 70 डिग्री, राइट। दिस इज द आंसर, ओके, जो हमें चाहिए था। देखिए इसमें ट्रायंगल ABC गिवन है, ओके, और इन ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल एट C पर राइट एंगल है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी एंगल अगर बना हो और वहां पर लगे कि हाँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जो है सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन जो है ड्रॉ की गई हो, लग रहा हो, और उसके अगर वैसे तो देखने से लग रहा है कि 90 डिग्री का एंगल होगा, बट कंडीशन उसमें जो है ये इस तरीके से बिल्कुल ऐसा एंगल नहीं देखा गया होगा, ऐसे नहीं खींचा गया होगा, इस तरीके से कॉर्नर वाला जो है शेप देकर के एंगल को इंडिकेट किया गया होगा। यहाँ देखो इसमें कोई कॉर्नर है नहीं, इसमें कॉर्नर आ रहा है, कॉर्नर वाला इंडिकेशन देकर के अगर इंडिकेट किया गया हो किसी भी एंगल को, तो वहां पर वो सर्टेनली उसमें पता चलता है कि ये 90 डिग्री ही होगा, ओके। तो यहाँ पर ये जो है ये एंगल 90 डिग्री है, भले ही ना लिखा हो वो 90 डिग्री ही होता है, ओके। तो इस कंडीशन में ये राइट एंगल ट्रायंगल एट C बताया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर राइट एंगल है, इसका मतलब है ये C जो है 90 डिग्री ही होगा। इफ AC is 5 cm, AC 5 cm and BC is 12 cm, find the value of लेंथ ऑफ AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो AB की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या जानते हैं कि ये जो है क्या है, AB इज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होती है 90 किसी भी ट्रायंगल में, और खास करके जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होती है, ओके। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ABC, ओके। ABC में हमको राइट एंगल कहां पे है C पर, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगी, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो यानी अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम बेस बोलते हैं, ओके। देन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है हमको वही निकालना ही है, और हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, बेस की वैल्यू भी दी गई है 12 सेंटीमीटर। इनकी दोनों की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहाँ पर 12 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यूज क्या आएंगी, 5 का स्क्वायर आएगा 25 और प्लस 12 का स्क्वायर आएगा 144, दोनों को ऐड करेंगे दिस बिकम 169, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर के ही इक्वल होगी। अब एच स्क्वायर अगर 169 के इक्वल है, देयरफॉर एच इज इक्वल टू हमको वैल्यू निकालना है। एच क्या है, स्क्वायर वाला जो उधर जाएगा राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाता है, स्क्वायर रूट में, ठीक है, या टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड अगर हम कह दें, तो यहां से अगर जो स्क्वायर फॉर्म में होगा उसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा और इधर स्क्वायर लगा रहेगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर में नहीं है, ठीक है। ये अगर इसको लिखना चाहें 169 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 13 का स्क्वायर, ओके। देयरफॉर एच स्क्वायर किसके इक्वल है 13 के स्क्वायर, इसका मतलब एच की वैल्यू कितनी आएगी केवल 13, ठीक है। एच इक्वल टू 13 स्क्वायर था,
हाँ, उसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट दोनों हट जाएंगे, तो h इज इक्वल टू क्या बचेगा, केवल और केवल 13, और ये सेंटीमीटर में आंसर इसका आ जाएगा। और हमको क्या निकालना था, यही हमको ए बी, देयरफॉर ए बी, यही तो टर्म्स था, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर, इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, पूछ रहा है कि चेक एंड डिटरमाइन विच कैन बी द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो कौन सी, इसमें ये हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो जितनी भी वैल्यू दी गई, जितनी भी साइड्स हैं, फर्स्ट पार्ट में इसमें 3 साइड है, कौन कौन सी है, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक, हमें यहाँ चेक करना है कि ये सब साइड्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हैं अथवा नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दो स्मॉलर साइड हैं ये और ये, थर्ड साइड से देखो स्मॉलर है, ओके, और इनको हम ऐड करेंगे 2.5 और प्लस 6। उसके बाद थर्ड की वैल्यू हम देखेंगे कि अगर ये जो है दोनों स्मॉलर साइड्स का सम ग्रेटर देन द लार्जेस्ट थर्ड साइड, ग्रेटर देन द लार्जेस्ट थर्ड साइड, लार्जेस्ट साइड क्या थी इसमें 6.5 सेंटीमीटर, अगर इससे ग्रेटर हो रही है तो ओके, तो इधर क्या आएगा, इधर ये सेंटीमीटर में थी, ये भी सेंटीमीटर में थी और ये सेंटीमीटर में, जब 2.5 और 6 कितना हो जाएगा, दिस बिकम 8.5 सेंटीमीटर इसकी दोनों की सम आएगा, एंड दैट इज ग्रेटर देन 6.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब वो जो है इट कैन फॉर्म द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, दिस इज विच कैन बी साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दीज आर द, सो दैट देयरफॉर द गिवन साइड्स are the given sides form a right angled triangle। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में हमको क्या दिया गया है, 2 सेंटीमीटर, फिर है 2 सेंटीमीटर और फिर है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें दो स्मॉलर साइड्स हैं, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, और उसको दो स्मॉलर साइड्स का सम ग्रेटर होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, यानी लार्जेस्ट साइड से। तो क्या है इसमें, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर बिकम 4 सेंटीमीटर, एंड दैट इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। तो क्या ये ग्रेटर है, हो रही है, नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो है ये फॉल्स है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये सारी जो साइड्स हैं वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म नहीं करेंगे। ओके, देयरफॉर द गिवन साइड्स do not form a right triangle। ओके, थर्ड वाला इसमें हम देखते हैं, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में हमको बताया गया है कि स्मॉलर साइड्स कौन सी इसमें, 1.5 2, ये सारी साइड्स 2. लार्जेस्ट साइड जो है इसकी 2.5 उससे छोटी है, तो इसका मतलब है इनको दोनों का ऐड करेंगे, यानी 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, और इनको ग्रेटर होना चाहिए, इन स्मॉलर साइड्स को ग्रेटर होना चाहिए लार्जेस्ट साइड से 2.5 सेंटीमीटर से। तो क्या ये हो पा रही हैं, चेक करते हैं।
1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे, दिस सम बिकम 3.5 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 2.5 सेंटीमीटर। क्या ये ट्रू है? नहीं है, फॉल्स है। तो आज जब ये फॉल्स है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो है सारी साइड्स मिलकर के भी ये वही जो है राइट एंगल नहीं फॉर्म करेंगे। देयरफॉर द गिवन साइड्स डू नॉट फॉर्म द राइट ट्रायंगल। ओके, दिस इज द आंसर। तो इसमें से कौन सा सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही फॉर्म करेगा और बाकी सारे जो दोनों हैं वो फॉर्म नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इनमें हमको वेरिएबल्स को जो है सेपरेट करके किस तरीके से उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप में जो है यूज करोगे तो इसकी वैल्यू निकाल आएगी। पहला वाला जो हम इसमें सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका 20p डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 40। ओके, देखिए कलेक्टिवली यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है इसके साथ में क्या दिया गया है, सबसे पहले डिवाइड, होल डिवाइडेड बाई 3 है, होल डिवाइडेड है। ओके, तो अब इसको हमको यहां से गायब करना। कैसे गायब होगा? अगर हम ये देखें कि जो होल डिवाइडेड है वो 3 है, उसको हमको गायब करना है, तो डिवीजन वाली वैल्यू कब गायब होती है? जब उसी वैल्यू से पूरे को, ये पूरी वैल्यू जो है, हालांकि इसके बीच में कोई जो वैल्यू लिखी है न्यूमरेटर में उनके बीच में कोई क्या कहते हैं 20 और p के बीच में कोई प्लस या माइनस साइन अप्लाई नहीं है, इसका मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर मान लो कहीं ऐसा होता है कि इसके बीच में, दोनों के बीच में प्लस या माइनस साइन अरेंज होता है, तो उसको पूरे को ब्रैकेट में कर लेना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे, तो ये हट जाएगा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हटाने के लिए, डिनोमिनेटर में है, ठीक, डिवाइड में है, तो इसको उस वैल्यू से अगर मल्टीपल कर दें तो ये गायब हो जाएगा। लेकिन हम केवल लेफ्ट में ही क्यों करेंगे, हम राइट में भी उसकी जो है एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि दोनों साइड में अप्लाई करेंगे तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा इधर 20p इक्वल्स टू, इधर क्या होगा 14 into 3 बिकम 120। अब हमको क्या करना है, अब जो वैल्यू यहाँ पर मल्टीपल में है हमें उसको गायब करना है। मल्टीपल वाली वैल्यू को गायब करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम डिवीजन कर दें अगर उससे, तो वो भी वैल्यू गायब हो जाएगी। और गायब कैसे होगी, यहाँ पर हमारे पास लिखा 20p, हमको 20 इसमें से मल्टीपल में जो 20 लिखा है उसको गायब करना है। इसका मतलब हम डिवाइड बाय 20 कर दें तो ये गायब हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। हाँ, डिवाइड में इधर जब डिवाइड किया है तो हम अदर साइड भी, इस साइड में भी डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये 20 गायब हो जाएंगे और इधर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा, क्या बचेगा 6 बचेगा उधर। और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, p की, देन p इज इक्वल टू किसके होगा, क्या आया इधर 6, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ p इज द आंसर। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इसका क्या देंगे, ये जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, दिस इज 5m प्लस 7 इक्वल्स टू 17। देखो सबसे पहले इस वेरिएबल के साथ में जो चीज मल्टीपल में है उसका अभी कोई जो है टेंशन नहीं लेंगे, जो प्लस या माइनस के साथ में होता है उसको पहले हटाते हैं। ठीक है, तो इसको हटाएंगे, इसको हम गायब करेंगे। गायब कब होगा, जब ये प्लस के साथ में है, अगर इतनी ही वैल्यू यहाँ पे माइनस कर दें तो ये गायब हो जाएगा। ओके, लेकिन हम लेफ्ट में ही क्यों माइनस करेंगे, इसका मतलब भाई ये इसका जो है बैलेंस खराब हो जाएगा। लेफ्ट में अगर माइनस कर देंगे और राइट में कुछ नहीं करेंगे तो हमको राइट में भी वही ऑपरेशन करना पड़ेगा, माइनस का 7 दोनों तरफ करना पड़ेगा। और जब दोनों तरफ करेंगे तो उसमें जो है इम्बैलेंस नहीं होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5m हो जाएगा। अच्छा, प्लस 7 जो है माइनस 7 से कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा वहां पर, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में केवल 5m बचेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 17 माइनस 7। राइट साइड में क्या हो रहा था 17 माइनस 7, और 17 माइनस 7 का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, वो होगा 10। ओके, दिस मीन्स 5m इक्वल्स टू 10 बच रहा है। अब हमको
एम को क्या करना है, स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो क्या होगा, हमारे पास अभी भी वेरिएबल के साथ में इंगेज है, कौन इंगेज है, 5 मल्टीपल के केस में है, ठीक है। तो उसको हटाना, इसका मतलब है इसको हम अगर डिवीजन कर दें तो ये मल्टीपल वाली वैल्यू डिवीजन करने से हट जाती है, सेपरेट हो जाती है, दिस मींस डिवाइड बाय 5 कर दे। तो अगर लेफ्ट साइड में करते हैं तो हमको राइट साइड में भी वही ऑपरेशन करना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर 5 से 5 गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आएगा, 5 1 5, 5 2 10, यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। दिस मींस हमारे पास m इक्वल्स टू क्या होगा, 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ m इन द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे बाय द सेपरेशन मेथड। इसमें क्या बताएगा, इन द गिवन एडजॉइनिंग फिगर P is पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल्स, ठीक है। इसमें अननोन एंगल्स जो है फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसमें है, जो पैरेलल लाइंस की और ट्रांसवर्सल होने के बावजूद उसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी पता होनी चाहिए, और ये हमारा आंसर आसानी से फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, जो एंगल E और 125 है, ये एंगल दोनों एंगल्स क्या हैं, साइड P पर, लाइन P पर सिचुएटेड हैं, स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 125 डिग्री और प्लस E, एंगल E, एंगल E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट साइड में दो ही एंगल बने हुए हैं स्ट्रेट लाइन पर, दीज आर द लीनियर पेयर एंगल, और इनका लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 के इक्वल होता है, ठीक है। Therefore, the sum of the 125 डिग्री एंड एंगल E इक्वल्स टू 180 होगा। अब यहाँ पर एंगल E की वैल्यू जब निकालेंगे, ठीक है, एंगल E की वैल्यू निकालेंगे तो देन एंगल E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और लेफ्ट साइड में जो 125 लिखा है माइनस का 125 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल E इक्वल्स टू 180 माइनस 125 करेंगे कितना आएगा, 55 डिग्री, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल E, ठीक। अब हम जानते हैं एंगल E और एंगल F ये क्या है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन P और ये ट्रांसवर्सल लाइन के, जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसको L मान लेंगे, तो ये जो है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ही ये सेम साइड में नहीं, अपोजिट, बिल्कुल वर्टिकल इनका सेम है और अपोजिट साइड में ये सिचुएटेड है, दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। Therefore एंगल F इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल E की वैल्यू कितनी थी, 55 डिग्री, therefore एंगल E इक्वल्स टू 55 डिग्री, ओके। एंगल F इज आल्सो इक्वल टू 55 डिग्री। अब हम जानते हैं ये कितना हो गया, A B C D E F हो गया, तो इसको मान लेंगे G, इसकी इसमें लिखा नहीं, इसको G हम माने, ठीक है। G क्या है, ये G एंगल क्या है, ये 125 के बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। देयरफॉर एंगल G इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट किसे, 125 डिग्री के, इसका मतलब है ये 125 डिग्री ही इसकी वैल्यू होगी, तो एंगल G फाइंड हो गया। फिर हम आते हैं यहाँ पे, ये देखो ये जो पैरेलल लाइन से इनके सेम साइड में, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, सेम पोजीशन किसकी किसकी है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो ये जो पैरेलल लाइन से इनके अपर साइड में देखो एंगल E किधर है, ये पैरेलल लाइंस के अपर साइड ट्रांसवर्सल के राइट में है। ऐसे ही नीचे वाले एंगल वो साइड पैरेलल लाइंस के ऊपर देख लेते हैं कि राइट और अपर साइड में कौन है, तो राइट साइड में A है और B है, और अपर साइड में केवल A है, इसका मतलब राइट और अपर E और A ये दोनों इक्वल होंगे, सेम पोजीशन इनकी है, ठीक है, पैरेलल लाइंस के ऊपर, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, दीज आर द, और सेम पोजीशन होती है उनको हम कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये दोनों किसकी वजह से इक्वल हुए हैं, दीज आर द F एंड E, F और E इक्वल हुए हैं, दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये भी G और 125, these are also the vertically opposite angles, ठीक। अब हम बात करेंगे E और A की, तो यहां पर क्या करेंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल E, ये क्यों इक्वल है,
ठीक है, दीज आर द, और इनकी वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू क्या निकली, ई की वैल्यू निकली 55 डिग्री, देयरफॉर दीज आर इक्वल टू 55 डिग्री होंगे। क्यों इक्वल है, दीज आर द करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये ए और ई होंगे। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस के अपर साइड है, ट्रांसवर्सल के राइट में सेम पोजीशन है, अपर राइट, अपर साइड ऑफ दी पैरेलल एंड राइट साइड ऑफ दी ट्रांसवर्सल, ठीक है, सेम पोजीशन है, दीज आर द करेस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही हम देखते हैं डी किसके इक्वल है, 125 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि अपर साइड एंड लेफ्ट साइड, अपर साइड ऑफ दी पैरेलल लाइंस एंड लेफ्ट साइड ऑफ दी ट्रांसवर्सल, ठीक है, इनकी भी सेम पोजीशन है, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू किसके होगा, 125 डिग्री के, यानी हाँ 125 डिग्री के। क्यों होगा, क्योंकि दीज आर द आल्सो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ऐसे ही ए का होगा, डी का होगा, बी का क्या होगा, एंगल जी के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल जी के इक्वल होगा, और एंगल जी की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, 125 डिग्री, ठीक है, दीज आर आल्सो द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही एक बचा है सी, ये किसके करेस्पॉन्डिंग है, एफ के करेस्पॉन्डिंग है। क्यों, क्योंकि ये देखो पैरेलल लाइंस के डाउन साइड है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, दोनों की पोजीशन सेम है, ठीक है, देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स टू किसके इक्वल है, एंगल एफ के, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ एंगल एफ जो कि पहले हम निकाल चुके हैं, दैट इज कितनी है, एफ की, दैट इज 55 डिग्री, ओके, दीज आर द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारा आज का क्वेश्चन था जिसका हमने डिस्कशन करना था, ठीक, ये हमारे आंसर्स हो गए।